राइट बच्चे, तो हम लोगों ने टिश्यूज चैप्टर शुरू किया था और आज हमें डिस्कस करना है सिंपल टिश्यूज का जो पार्ट हमने पढ़ा था, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। उसमें से परमानेंट टिश्यू को आज हमें डिस्कस करना है ना ये बच्चे? चलो, अब परमानेंट टिश्यूज, पहले मुझे एक बात बताओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसको कितना याद है? पहले उसे रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 3 टाइप्स थे। हम्म। एक कौन एपिकल से? मेरिस्टेम टिश्यू, हम्म। इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू और हम्म। लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम के आगे कितने पार्ट्स? सिंपल एंड सॉरी हम्म। मैम एपिकल मेरिस्टेम एक ही है, बस वो टिप से उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम एंड सैम, है ना? ये एपिकल मेरिस्टेम के फर्दर टू पार्ट्स, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। और इंटर कैलरी और लैटरल, वो क्या करते हैं? इंटर कैलरी भी लेंथ बढ़ाता है, किसमें? मोनोकॉट्स में। तो किसी ने सोक किए थे? my mother suggests search it हाँ online. मैंने राजमा मतलब रात को भिगोए थे एंड हम्म। उसके एम्ब्रियो को मैंने आपको पिक भी भेजी थी, आपने बोला था। किधर, चैनल पे? नहीं, आपके पर्सनल नंबर पे। अच्छा, मैंने तो मिस कर दी, रुको तो अभी चेक करते हैं। उसके एम्ब्रियो की आपने बोला था फोटो भेजनी है। हम्म। यस, वेरी गुड। गुड। तो आपने दो कॉटिलेडन्स ऑब्जर्व किए उसके अंदर? हम्म। Ma'am, can you please share the image on screen? हाँ, वो छोटा सा एम्ब्रियो है, अभी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, फिर दिखा दूंगी बीच में। Okay, छोटू ma'am. सा, उसको खुद से मम्मा बनाती तो है ना घर में। Yes, तो ma'am. जब सोक होता है तो उसको ओपन करो जेंटली, पहले सीट को हटाओ जेंटली, उसको ओपन करो और बीच में छोटू सा पार्ट। अरे हम लोग आलमंड्स खाते हैं तो वो तो हाथ में भी आ जाता है कितना इजीली। जो Yes, आलमंड की टिप होती है, आलमंड उसको तोड़ो थोड़ा सा टिप को, तो उसके साथ ही निकल आता है, उस टिप के I've साथ ही एम्ब्रियो बाहर आ जाता है उसका। I've seen. तो राइट, वही छोटा सा ही जो उसके अंदर हिडन होता है, जो आपने टिप ब्रेक किया है आलमंड की, तो जो अंदर से बाहर आ जाता है, दैट इज द एम्ब्रियो ना। वो उतना सा ही बेबी प्लांट, हिडन प्लांट होता है। ठीक है, और इतना इतना रेजिलिएंट होता है एक सीड की, वो वेट करता है जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाए, तब तक वो बना रहेगा और स्ट्रक्चर एकदम सेफ, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो स्प्राउट कर जाएगा। ठीक है, चलो अभी अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। तो परमानेंट टिश्यूज आर दो टिश्यूज हुज सेल हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। एक बार दोबारा से बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिवीजन के कैपेबल होते हैं, राइट? दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग फर्दर, और वो बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होंगे, उनकी मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए? थिक मेम्ब्रेन होनी चाहिए कि थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए? इन थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए। और जो बहुत रैपिडली डिवाइड मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, मतलब 1 के 4, 4 के 16, ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं जो नंबर्स में, क्या उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस दिखेंगी आपको? यस मैम। वो क्लस्टर होगा बेटा, तो वो वहां पे जैसे भीड़ बढ़ती सी जा रही है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही हो सेल्स की। तो जो वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं कंटिन्यूअसली, उनके बीच में आपको स्पेसेस भी, गैप्स भी नहीं मिलते हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यूज क्या है? वो जिनकी पावर ऑफ डिवीजन फिनिश हो चुकी है, तो वो अब वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो नाउ दे कैन हैव थिक, मोटा मेम्ब्रेन, क्योंकि अब उन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देनी है प्लांट को। और उनके अंदर बड़े टर्जिड वैक्यूल्स भी होंगे, और उसके अंदर, क्योंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस भी दिखेंगी आपको। ठीक है, अभी इन इन सब कंपैरिजंस को डायग्राम में देखकर कंपैरिजन करेंगे भी। The process by which cell derived from the meristematic tissue and attains a permanent shape and function is known as differentiation. तो कोई एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हुआ और परमानेंट टिश्यू बन गया,
परमानेंट सेल बन गया, उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं करे, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्योंकि इट हैज नाउ गॉट अ डिफरेंट कैटेगरी, नाउ इट बिलोंग्स टू अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म। तो डिफरेंशिएशन हो गया। तो डिफरेंशिएशन मींस जहां पर एक सेल जो डिवीजन का कैपेबल था, बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहा था, उसने एक ऐसा डिवीजन के बाद शेप ले लिया जहां पर उसके बाद वो परमानेंट शेप हो गया उसका, और वो फर्दर डिवाइड अब नहीं करेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज differentiation. Understood or not? Yes, Now, ma'am. the cells of meristematic tissues differentiate to form cells of permanent tissue. तो आप ये नहीं कहते कि meristematic tissue divide होकर permanent tissue बने। आप कहते हो कि meristematic tissue lost the capability of further dividing. It attained a big size and stayed there. So it differentiated into a permanent tissue. Got it, everyone or not? Yes, ma'am. समझ में आया? What is differentiating? Okay. नाउ मूविंग फर्दर विद इट, ये है परमानेंट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बीच के डिफरेंसेस। बहुत ध्यान से अच्छे से इन्हें हम पढ़ते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहला पॉइंट हियर इज इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल spherical और polygonal, it composed of small spherical or polygonal and undifferentiated cells. तो why is this word undifferentiated here? क्योंकि differentiate होकर तो वो कैटेगरी चेंज कर लेगा, है ना बच्चे? तो Yes, ma'am. इसीलिए अनडिफरेंशिएटेड और छोटे छोटे से स्फेरिकल या पॉलीगनल। स्फेरिकल या पॉलीगनल इसलिए क्योंकि वो अभी डिवाइड ही किया, वो अपनी शेप ले भी नहीं पाता पॉलीगनल जैसे कि एक प्लांट सेल की होती है, और वो फर्दर डिवाइड कर जाता है। पर किसी केस में पॉलीगनल और किसी केस में स्फेरिकल। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल का शेप हो गया। यहाँ पर लार्ज डिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। व्हाई डिफरेंशिएटेड? नाउ यू नो, क्योंकि उसने कैटेगरी चेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वन, इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ऑलमोस्ट नो वैक्यूल। ऐसा क्यों होता है? डेंस साइटोप्लाज्म का पर्पस क्या है? अब आप देखो, कोई ऐसा सेल है जिसने बार बार डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग इज व्हाट, अ लाइफ प्रोसेस है ना, एक लिविंग प्रोसेस है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगेगी और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा सेल को अंदर से। उसके लिए, इस रैपिड फंक्शन के लिए, जो साइटोप्लाज्म है, जो लिविंग पार्ट है सेल का, वो बहुत डेंस होता है। क्यों डेंस होता है? ताकि वो ज़्यादा एनर्जी डिराइव कर सके, ज़्यादा काम कर सके टू फर्दर डिवाइड। Got it or not? Why is dense cytoplasm written here? Then it has got roughly no vacuole. Why not no vacuole? अभी एक सेल है, डिवाइड हुआ, टू हो गया। अब वैक्यूल तो तब बड़ा होता है ना जब प्लांट सेल मेच्योर होता है। बताया था ना मैंने, जब प्लांट सेल छोटा बेबी होता है तो उसके अंदर वैक्यूल बहुत छोटा होता है। जैसे ही प्लांट सेल बड़ा 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 होने लगता है साइज में, तो उसके अंदर वैक्यूल बड़ा हो रहा होता है, जो कि उसकी वॉल्स को आउटवर्डली पुश कर रहा होता है टर्जेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, सेल ने डिवाइड, सॉरी, सेल ने फर्दर डिवाइड किया। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा साइज में, थोड़ा सा ही बड़ा होता है, ये डिवाइड हो जाएगा। तो टर्जिडिटी के लिए लाइफ स्पैन में टाइम ही नहीं है, फटाफट डिवाइड हो जाना है, थोड़ा सा मेच्योर और डिवाइड, थोड़ा सा मेच्योर और डिवाइड। तो जब इतना जल्दी डिवाइड होना है तो वैक्यूल्स क्या करेंगे? वहां पर वैक्यूल्स तो आते हैं सेल को टर्जिडिटी देने, एक स्ट्रक्चर देने। यहाँ पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं चाहिए है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। गॉट इट और नॉट एवरीवन? व्हाई इज इट रिटन डेंस साइटोप्लाज्म क्यों है और नो वैक्यूल क्यों है? डेंस साइटोप्लाज्म क्योंकि साइटोप्लाज्म लिविंग पार्ट है और आप कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रहे हो, इसीलिए साइटोप्लाज्म डेंस होगा। ठीक है। सेल्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, उनके अंदर वैक्यूल ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल होता है, इतना बिग, क्योंकि यही वॉल्स को आउटवर्डली पुश करके रखता है ताकि वो सेल का शेप बना रहे। गॉट इट और नॉट? और स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे सके प्लांट को। नाउ नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर देयर। क्यों नहीं होती है इंटरसेल्युलर स्पेसेस? देखो, ये इस तरीके से डिवाइड हो के क्लस्टर बन रहा होता है सेल्स का। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? मैम तो इनके बीच में स्पेसेस का स्कोप ही कहाँ है? वो रैपिडली डिवाइड कर रहा है, एक दो में चेंज हो गया, अभी आगे फर्दर चेंज हो गया, तो ऐसे और डिवाइड हो गए, तो इस तरीके से
तो उनमें स्पेसेस बची कहाँ? नहीं बच रही है ना स्पेसेस। तो वो डिवीजन होता जा रहा है जल्दी-जल्दी, इसीलिए उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं ही नहीं। यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं, कैसे? सेल बड़ा हुआ, उसने एक स्ट्रक्चर ले लिया, उसी के साथ दूसरा सेल है, उसने भी एक स्ट्रक्चर ले लिया। यहाँ पर एक सेल है, उसने भी एक स्ट्रक्चर ले लिया, इस तरीके से। तो इनके बीच में गैप्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर ना जैसे इस तरीके से। तो ये गैप्स अवेलेबल होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं बीच में अवेलेबल। मैम तो इनके बीच में स्पेसेस अवेलेबल होती हैं। बोलो बेटा। मैम तो वो कनेक्टेड कैसे रहते हैं? बीच में मिडिल लेमेला लेयर होती है बेटा बीच मैम में। ओके। हाँ जी बेटा। मैम मुझे सेकंड क्वेश्चन में एक डाउट है कि जो मेरिस्टेमेटिक सॉरी सेकंड पॉइंट में हम्म। कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो उनमें प्लांट सेल्स नहीं होते क्या? बेटा ये सब प्लांट सेल्स की बात हो रही है, ये प्लांट सेल्स की डिवीजन है। तो मैम उनमें तो वैक्यूल होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं वैक्यूल है कि हो प्लांट जाता सेल में वैक्यूल होगा ही होगा। जब वो अभी नया बना है तो धीरे धीरे वैक्यूल ग्रो करेगा ना उसमें। तो इन्हें टाइम ही नहीं मिला, दे क्विकली फॉर्म देमसेल्व्स एंड डिवाइडेड, बने और डिवाइड कर दिए। परिफिराज कैमरा ऑफ है बेटा। समझ में आ गया बेटा? अब इनकी जो सेल वॉल है वो पतली सी भी है और इलास्टिक भी है। पतली सी क्यों है? क्योंकि अगर मोटी बाहर की वॉल मोटी होगी तो डिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। बट इनका तो काम है बहुत रैपिडली डिवाइड करते जाना। तो बहुत रैपिडली डिवाइड करने के लिए सेल वॉल तो थिन होनी चाहिए ना। तो ये थिन सेल वॉल वाले हैं क्योंकि रैपिडली डिवाइड करना, और इलास्टिक भी है ताकि फटाफट इलास्टिसिटी से थोड़ा सा खिंचे और डिवाइड हो जाए, फटाफट से खिंचे और डिवाइड हो जाए। तो इलास्टिक भी है और थिन भी है। लेकिन यहाँ पर जो सेल वॉल है वो थिन या थिक कुछ भी हो सकती है, राइट? अब डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन। यहाँ पर लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, और सेल डिवीजन करने के लिए बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटी लगेगी। तो उसके लिए उसका हेड इंचार्ज तो बड़ा ही होना चाहिए, है ना? सारी ऑर्गेनेल्स का। तो इसीलिए यहाँ पर लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर लेस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। क्योंकि परमानेंट टिश्यू में मैक्सिमम जगह तो वैक्यूल ले लेता है, तो साइड लाइन हो जाता है न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा भी नहीं होता और वो इतना सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होता। सेल्स ग्रो एंड डिवाइड रेगुलरली, वो बड़े होते हैं डिवाइड हो जाते हैं, बड़े होते हैं डिवाइड हो जाते हैं, बड़े होते हैं डिवाइड हो जाते हैं, बार बार, बस उनका काम ही है नंबर बढ़ाते रहो। ठीक है। यहाँ पर सेल्स डू नॉट डिवाइड नॉर्मली, ये जनरली मैक्सिमम टाइम्स ये सेल डिवाइड ही नहीं करते। अब क्योंकि इन्होंने काम ही नहीं करना, कोई एक शेप लेकर बैठ जाना है, इसीलिए इनके अंदर मेटाबॉलिक रेट भी कम होता है, मतलब इनकी लाइफ की एक्टिविटी भी कम होती है। यहाँ पर ये ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि लाइफ लिविंग चीज है ना, डिवीजन तो लाइफ के प्रोसेसेस में पार्ट ले रहे हैं जल्दी जल्दी, तो इसीलिए उनके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। अभी ये छोड़ दो, ये पॉइंट छोड़ दो। ये सेल्स लिविंग होते हैं, ये डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यूज लिविंग और डेड दोनों तरीके के होते हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक कोई सेल डेड नहीं हो सकता क्योंकि डिवीजन डेड चीज कर ही नहीं सकती। राइट? नो? समझ में आ रही है बात? ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कैसी कैसी ग्रोथ? एपिकल ग्रोथ भी और लैटरल ग्रोथ भी। मतलब आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ये प्लांट को लेंथ एंड गर्थ में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और यहाँ पर ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को। और साथ में वाटर की कंडक्शन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, तो बाकी सारे काम परमानेंट टिश्यूज देख रहे हैं। लेंथ और गर्थ का इंक्रीज होना, साइज का बड़ा होना इज टेकन केयर बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आ गई एक्सक्यूज मी बच्चे बात मैम। समझ में कि नहीं आई? बोलो बेटा जी। मैम अगर photosynthesis and all the this function, then aren't they alive, like living? हाँ बेटा, तभी तो कहा कि लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं। मैम तो डेड का क्या फंक्शन है? अब जो ट्री का बाग होता है वो कोई सारा पार्ट लिविंग थोड़ी होता है। आपको इतना सब जो वुड है ट्री का वो डेड पार्ट होता है बेटा ट्री।
मैम तो तो वो टेंडिंग सिर्फ फंक्शन शेप, करते हैं। वो सिर्फ शेप बनाने के लिए है ट्री की। मैम तो जैसे आपकी हिडन बॉडी में बोन्स है, आपको एक स्ट्रक्चर दे रही है ना, ट्री का स्ट्रक्चर खड़ा कैसे रहेगा बिना बोन्स के? तो उसे स्ट्रक्चर के लिए कुछ तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए ना, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ परमानेंट टिश्यूज देते हैं। ओके मैम। चले अभी आगे। आप बताओ ये सारे पॉइंट्स याद कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, उनका फंक्शन पता है तो वहां से, है यस। ना? हो जाएगा ना? ओके। ओके, अब हमें परमानेंट टिश्यूज के अंदर दो पार्ट्स पढ़ने हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो मतलब वो जो चार्ट बना रहे थे जहां पर आपने टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज लिखा था, वहां पर आपने डिवीजन किया था मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी, सेकेंडरी में लैटरल। एपिकल मेरिस्टेम में रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम पार्ट पूरा हो गया। अब पेंसिल से इनके बीच में इनके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेना। ओके। अब परमानेंट टिश्यूज, उनकी दो डिवीजन करेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल की फर्दर 3 डिविजन्स कर दो, पेरेनकाइमा, स्पेलिंग है पेरेंट जैसे होता है ना, पेरेन, टी हटा के काइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स अभी जाइलम फ्लोएम अभी बाद में बताएंगे, अभी उसे छोड़ दो। अभी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा जो कि परमानेंट टिश्यू के, सिंपल टिश्यू के, सिंपल परमानेंट टिश्यू की 3 डिफरेंशिएशंस हैं, उन पे अभी हम बात करेंगे। लिख लिया? और वो डिफरेंशिएशन बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज सबने नोट कर लिया था अच्छे से? इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैम वो उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था बात। हाँ ठीक है, बाद में लिख लेना। अब हम बात कर रहे हैं पहले परमानेंट टिश्यू की, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट। तो मैक्सिमम जो प्लांट का बल्क है, जो मेन स्ट्रक्चर है उसका, वो किससे बना है? पेरेनकाइमा में। एंड इज फाउंड इन द cortex of root, ground tissue in stems and mesophyll of leaves। तो ये पेरेनकाइमा कहाँ कहाँ है? रूट के कॉर्टेक्स में। मैं आपको ये डायग्राम दिखाती भी हूँ, रूट का कॉर्टेक्स, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ।
चलो मैंने बहुत सारे इमेजेस निकाल लिए आपको दिखाने के लिए, दिखाती हूँ। Okay, मैम। देखो बेटा, सबसे पहले ये दिखाती हूँ कि हर तरीके की प्लांट की रूट सेम नहीं होती। मोनोकॉट और डाइकॉट रूट्स, जो मोनोकॉट्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दो मोनोकॉट का किसी का, लास्ट क्लास में समझाया था। राइस। मोनोकॉट प्लांट्स, राइस, जैसे कि वीट, जिनका एक ही कॉटिलेडन है ना, जैसे कि ग्रासेस, जैसे कि शुगर केन, ये सारे मोनोकॉट्स हैं। तो उनकी रूट्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी, और डाइकॉट प्लांट्स जिनकी डबल कॉटिलेडन होती है, उनकी रूट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं आपको ये सारा पार्ट नहीं समझा रही, अभी के लिए सिर्फ आपको इतना दिखा रही हूँ कि ध्यान से देखो, ये बाहर एक लेयर है जिसपे रूट हेयर है, राइट। उससे अंदर एक फाइन और एपिडर्मिस कह सकते हो आप, एक एपिडर्मिस है। और फिर मेन ये जो है बल्क है प्लांट का ना, यहाँ पे ये मेन बल्की पार्ट है प्लांट का। फिर उसके बाद एक लेयर है एंडोडर्मिस, जैसे एपिडर्मिस वैसे एंडोडर्मिस। और उसके अंदर ये जाइलम और फ्लोएम का नेटवर्क है, ये है जाइलम और फ्लोएम का नेटवर्क। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये देखो, ये फ्लोएम कनेक्टेड है, और ये रहा जाइलम पार्ट कनेक्टेड, ये छोटे छोटे से ये जाइलम टिश्यूज हैं। तो और इनके बीच जो हॉलो जगह है, जो किसी एक मटेरियल से भरी हुई है, इसे पिट्थ कहते हैं। तो अगर जाइलम और फ्लोएम का नेटवर्क है कुछ इस तरीके से, है ना, ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ब्रॉडर होते हैं जाइलम, बाहर की तरफ नैरो, और यहाँ पर फ्लोएम इसका रिवर्स केस। तो इस तरीके से अगर एक सर्कुलर पोर्शन बना है पूरा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये डायग्राम अच्छा नहीं बना है बिल्कुल भी, मैम तो ये तो ठीक आपने है। कल भी बताया था, पिच ऑफ। इसके बीच की जो जगह है ये पिट है, अच्छा बताया था तो बोल क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पे जो लेयर है, जिसे एंडोडर्मिस कहते हैं, उस एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ जो ग्राउंड टिश्यू है यहाँ पर, वो सारा कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स के बाहर एक लेयर है एपिडर्मिस। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई। यस मैम। तो ये मोनोकॉट का है स्ट्रक्चर, और इस तरीके से कनेक्टेड होता है। देखो ये स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है ना, सेंट्रल स्ट्रक्चर, लेकिन कॉर्टेक्स पार्ट है सब में। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही, है ना। अब ऐसे ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में भी वही दिखा रखा है कि कॉर्टेक्स पार्ट देखो कितना सारा है, कि मेन जो प्लांट का अच्छा, अब मैं आपको इसे विजुअलाइज करने में हेल्प करती हूँ। इस डायग्राम से, इस डायग्राम को देखो बेटा, ये कैसे रूट, आपने रूट को लैटरली ऐसे कट किया हुआ है ऐसे, और अब आप उसका ऐसा लॉन्ग व्यू देख रहे हो, बीच में से कट करके ऐसा देख रहे हो। तो देखो यहाँ पर बाहर आपको ये रूट हेयर दिख रहे हैं, है ना। यस मैम। यस मैम। फिर बाहर एक लेयर दिख रही है, ये वाली एपिडर्मिस, उसके यस। बीच में पार्ट दिख रहा है ये कॉर्टेक्स जो ब्लू से शेड कर रखा है। उसके बाद एक लेयर दिख रही है एंडोडर्मिस, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम का नेटवर्क होता है। और ऊपर प्रेजेंट है रूट मेरिस्टेम, और ये टिप पे है रूट कैप। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही। मैम रूट यस। कैप क्या होता है? जहां से एक्चुअली जो रूट्स है वो सॉइल को कट करती हुई आगे बढ़ रही होती है, जहां से वो ग्रो कर रही होती है। ठीक है, यस मैम। ये देखो अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। आपने जैसे ये क्यूकम्बर है ऐसा कट किया ना ऐसा, और फिर उसको उसका सर्कुलर पार्ट देखा, तो देखो ये बाहर सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, जो कि कॉर्टिकल पेरेन्काइमा लिखा है यहाँ पे, क्योंकि पेरेन्काइमा से बना है ना कॉर्टेक्स, यस तो मैम। इसीलिए आप उसे कॉर्टिकल पेरेन्काइमा भी कह सकते हो। उसके अंदर की लेयर को एंडोडर्मिस, उसके अंदर बीच में पिट्थ होता है, और फिर ये जाइलम और फ्लोएम होता है। यस मैम। आ रही है बेटा बात समझ में, अब रूट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यस यस मैम। मैम। तो कॉर्टेक्स ऑफ रूट में अब तो प्रॉब्लम नहीं है, देख लिया कॉर्टेक्स कहाँ होगा रूट का, यस मैम। एपिडर्मिस के अंदर। जो बल्क बनेगा रूट का वो होगा कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स ऑफ रूट क्लियर हो गया। अब जैसे कॉर्टेक्स ऑफ रूट है, वैसे ही ग्राउंड टिश्यू ऑफ स्टेम भी होता है, वो भी दिखाती हूँ अब मैं आपको।
पहले ये सब क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जब तक इन चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तब तक कभी याद नहीं कर पाओगे, तब तक बायो को रटना पड़ेगा, जो कि आई नेवर रिकमेंड। मैंने तो कभी नहीं रटा। देखो बच्चे, अब इस डायग्राम में यहाँ पर भी बिल्कुल बाहर एक लेयर है, सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो पूरा ग्राउंड टिश्यू, जो स्टेम को शेप दे रहा है और स्ट्रॉन्ग बना रहा है स्टेम को, कि वो सीधी खड़ी है बिल्कुल। राइट? आप ये स्ट्रक्चर कैसे देख रहे हो? आपने स्टेम को ऐसे कट किया है, और फिर उसका सर्कुलर पार्ट ऐसे थी, आपने ऐसे कट किया और ऐसे देखा उसे, अब आप सामने से वो सर्कुलर पार्ट देख रहे हो। राइट? Yes. तो वो कैसे है? बाहर एक एपिडर्मिस है, फिर ग्राउंड टिश्यू है जो स्टेम को हार्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिर उसके बाद वही अंदर उसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज पैक्ड है। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? है Yes. ना? तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उधर जिसे कॉर्टेक्स ऑफ रूट कह रहे हो, उसे यहाँ स्टेम कॉर्टेक्स भी कह सकते हो, या फिर ग्राउंड टिश्यू भी कह सकते हो। गॉट इट और नॉट बच्चे? Is it colon अभी कोलेनकाइमा क्या होगा अभी बताऊंगी। तो ग्राउंड टिश्यू भी पेरेन्काइमा का बनता है, कॉर्टेक्स ऑफ रूट भी बनता है, एंड मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ। मीजोफिल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसाइज करते हैं। तो लीफ का सारे सेल्स थोड़ी से फोटोसिंथेसाइज करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल है मीजोफिल सेल्स, जो कि जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वो वाले सेल्स मीजोफिल सेल्स कहलाते हैं। राइट और नॉट बच्चे? मैम सारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता प्लांट? तो प्लांट अगर ट्री काट कट करते हो, कभी उसकी कोई ब्रांच तोड़ते हो, तो क्या अंदर से भी सब कुछ ग्रीन है? प्लांट अंदर से भी पूरा ग्रीन होता है क्या? नहीं होता ना बेटा। मैम हाँ जी मैम प्लांट हर लीफ में मेसोफिल क्यों नहीं होती? बेटा, फोटोसिंथेसाइज तो उसी पार्ट को कराओगे ना जो सन से एक्सपोज्ड होगा। सब कुछ अंदर का मटेरियल पूरा किस लिए कराओगे? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. ये देखो अब आप मीजोफिल सेल का स्ट्रक्चर देखो, लीफ का स्ट्रक्चर समझो। सबसे पहले लीफ के अंदर ऊपर होती है एक क्यूटिकल लेयर, याद रखना, इस पे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। यही क्यूटिकल लेयर होती है जो लीफ को वैक्सी सी कोटिंग देती है, वाटरप्रूफ सी कोटिंग, जिसके ऊपर जो ड्यू ड्रॉप्स दिखते हैं ना आपको। तो सबसे पहले ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल की, वैक्सी सी कोटिंग की। उसके बाद एक अपर एपिडर्मिस की लेयर, ये एक सेल है जो अपर एपिडर्मिस। फिर कुछ सेल्स इस तरीके से हैं, पैलिसेड सेल्स, इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है? और ये पूरी एक स्पॉन्जी सी लेयर है। देखो यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा लगता है ना कंप्रेसिबल, थोड़ा सॉफ्ट होता है। देखो इसके बीच में सेलुलर स्पेसेस है ना, एयर गैप्स होते हैं बीच में। राइट और नॉट? और ये पूरा स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, और ये है लोअर एपिडर्मिस, और इसी के बीच में कहीं कहीं वो जो स्टोमेटल ओपनिंग्स होंगी। गॉट इट और नॉट? Okay, ma'am. स्ट्रक्चर समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा वही मीजोफिल स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जिस भी सेल में, जिस भी लीफ के पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, उसे आप मीजोफिल सेल बोलते हो। Yes, ma'am. राइट और नॉट? Yes, ma'am.
चलो अब देखो, तो अब हमें ये याद आ गया कि पेरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। याद हो गया कि कॉर्टेक्स ऑफ रूट में, ग्राउंड टिश्यू में और मेसोफिल ऑफ लीव्स में। These cells are isodiametric, that means equally expanded on all sides. तो स्ट्रक्चर इस तरीके से irregularly डिजाइन नहीं है। आइसोडायमेट्रिक मतलब कि उसका सब जगह से रेडियस सेम है। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि सब तरफ एक ही सेम रेडियस से फैला हुआ है। इस स्ट्रक्चर को आइसोडायमेट्रिक कहते हैं। अच्छे से समझो तो इक्वली एक्सपैंडेड ऑन ऑल साइड्स, सब साइड्स में बराबर एक्सपैंडेड है। The shape of the cells may be oval, round, polygonal और elongated. सेल किसी भी शेप का हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगनल हो सकता है, ओवल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इरेगुलरली शेप्ड, ऐसा कहीं से ज्यादा कहीं से कम होगा। अंडरस्टूड और नॉट? The cells consist of nucleus, so are living in nature. तो parenchyma is living in nature. Yes, ma'am. The thin cell walls are made up of cellulose. तो हर जो सेल होता है पेरेन्काइमा का, उसकी लेयर किससे बनी होगी? सेल्यूलोस से। They have dense cytoplasm with single large vacuole. इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म भी है, लिविंग पार्ट का एक करेक्टर, और सिंगल लार्ज वैक्यूल भी है जो कि डेड सेल्स में था। तो एक्चुअली इट्स लाइक एन इंटरमीडिएट, नो, पेरेन्काइमा लिविंग और डेड के बीच का। तो ये इसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल भी है जो कि उसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहा है, और ये लिविंग भी है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म भी है। इंट्रासेल्युलर एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट, इनके सेल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? Yes, अब ma'am. इनके फंक्शन क्या है? पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? जहां आपको वर्ड पेरेन्काइमा मिल जाए ना, वहां आपको एक वर्ड स्टोरेज जरूर लिख कर आना है। अब the main function of parenchyma is to store and assimilate food. तो फूड की स्टोरेज के लिए मेनली काम पेरेन्काइमा को दिया जाता है, Okay, राइट? ma'am. फिर ये सेल्स बड़े बड़े लार्ज वैक्यूल के हैं, तो इसका मतलब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देंगे बाय मेंटेनिंग टर्जिडिटी, मतलब आउटवर्डली प्रेशर। हब, जैसे आप अपने माउथ में एयर फिल करके अपनी लेयर को, चीक को बाहर की तरफ पुश कर रहे हो ना, ऐसा टर्जिड स्ट्रक्चर, ऐसा फीलिंग होता है कि अंदर से बाहर की तरफ पुश आ रहा है। Yes, ma'am. देन मीजोफिल सेल में था। अगर आपको ये याद है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बहुत कुछ बता सकते हो। स्टेम में प्रेजेंट था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है। रूट में था। रूट्स में, स्टेम में, सब जगह। तो आप किसी फ्रूट का आप रूट खा रहे हो, किसी फूड का आप स्टेम खा रहे हो, तो वहां उनका फूड ही तो स्टोर्ड है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। और वो Hmm. फिर फोटोसिंथेटिक सेल में भी था। और मीजोफिल सेल था, तो वहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहा है। अब स्टोरेज फंक्शन है, तो सिर्फ खाना थोड़ी स्टोर होगा, वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होगा। जैसे कुछ प्लांट्स में से गम्स निकलते हैं, रेजिन्स निकलते हैं, वो जिसे व्हाइट व्हाइट सा स्टिकी स्टिकी सा नहीं निकलता प्लांट्स में से, Yes, जो ma'am. गम्स, टैनिन्स, क्रिस्टल्स और रेजिन्स निकल रहे होते हैं प्लांट्स में से, वो Nat सब भी ऐसे मटेरियल, वेस्ट मटेरियल भी प्लांट के पेरेन्काइमा में ही स्टोर्ड होते हैं। मैम, नेचुरल ग्लू बोलते हैं ना उनको? हम्म, लिखो जल्दी से, पॉइंट्स नोट करो एंड लेट मी नो वंस। Yes, ma'am.
मैम डन। And मैम आई एम डन। ma'am, चले बच्चे, yes, सब लोगों ने लिख लिया? ओके, चलो। अच्छा, अब ये सेल्स उन्होंने पेरेन्काइमा के सेल्स दिखा रखे हैं बेटा। ध्यान से देखो सेल कहाँ है। ये रहा सेल का वॉल जो प्रोमिनेंटली दिख रहा है, राइट? yes, यस मैम। तो कुछ आइसोडायमेट्रिक लग रहे हैं, है ना? कुछ सब तरफ से बराबरी से फूले सेल्स लग रहे हैं। yes, और ma'am, इनके बीच में स्पेसेस कहाँ है? जिन स्पेसेस की बात हो रही थी, ये रहा, है ना? इनके बीच में स्पेसेस होती है, ये रही स्पेस। दिख रही है बेटा कि नहीं दिख रही? जब आपको आपको ये एस डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आता 9th क्लास में, पता है आपको? आप डायग्राम देते हैं और कौन सा टिश्यू है ये आइडेंटिफाई करना आएगा। ओके मैम। तो देखो ये जिसके अंदर ऐसे डॉट 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 ना नहीं डले हुए ना, वो सब एम्प्टी स्पेसेस है। हम्म। तो ये एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, यही पहचान है पेरेन्काइमा की। प्रोमिनेंसी सेल वॉल है, बीच में स्पेसेस हैं, राइट और नॉट? यस मैम। आ गया सबको समझ में कि नहीं आया? yes, ma'am, अब पेरेन्काइमेटस टिश्यू के टाइप्स पढ़ते हैं आगे। अभी आपने पढ़ा था पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, 3 तरीके के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब आप देखोगे कि पेरेन्काइमा के भी टाइप्स होते हैं, कोई नए टाइप नहीं है। पेरेन्काइमा में अगर वो एयर स्टोर कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा एरेन्काइमा, राइट? अगर उसने क्लोरोफिल स्टोर कर लिया तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। तो है वो काइमा ही, वही पेरेन्काइमा ही, लेकिन उनके नाम चेंज हो गए। बस क्या स्टोर किया है डिपेंडिंग अपॉन दैट। जब पेरेन्काइमा ने क्लोरोफिल स्टोर किया तो उसके नाम में लग गया क्लोरेनकाइमा। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टेम में। ठीक है। ma'am, अब जब वो फूड स्टोर कर ले, स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन स्टोर करे, न्यूट्रिएंट स्टोर कर ले, तो उसका नाम हो जाएगा स्टोरेज पेरेन्काइमा। इससे ज्यादा आसान नाम क्या हो सकता है? जब वो वाटर फिल्ड हो जाए,
वैक्यूल्स अंदर पानी से भरी हुई हैं। कौन से प्लांट्स में होंगी? जो एरिड रीजन्स में होते हैं ना, जो डेजर्ट्स में होते हैं। तो एरिड कैक्टस। रीजन्स, डेजर्ट्स, राइट, उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर पानी भरा होता है, तभी उनकी स्टेम्स कैसे स्पॉन्जी हो जाती है ना। तो Yes, जब वो ma'am. वाटर फिल कर ले तो उसे वाटर स्टोरिंग पेरेन्काइमा है कि नहीं? Yes, ma'am. जब वो एयर फिल कर ले, कौन से प्लांट में? जैसे लोटस, फ्लोट करना है ना उसे पानी में, है ना। Yes. तो एक्वेटिक प्लांट्स जैसे लोटस, हाइड्रिला, ऐसे प्लांट्स के अंदर जहां एयर फिल होनी है उसके अंदर, उसे कह देंगे एरेनकाइमा। कुछ प्रॉब्लम है क्या? No, ma'am. सिंपल था मैम, एकदम। हम्म। Yes. काइमा वर्ड का मतलब क्या है? क्या बेटा? काइमा वर्ड का मतलब क्या है? का, काइमा मीन्स आप समझ लो टिश्यू। ठीक है बच्चे, चले अभी। Yes, ma'am. अभी आपने कहा वो जो फ्लो चार्ट बना रहे थे वहां पेरेन्काइमा लिखा था, जहां परमानेंट टिश्यू लिखे थे। परमानेंट टिश्यू के सिंपल में डिवीजन की थी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वहां पर पेरेन्काइमा की 4 आगे डिवीजन की, क्लोरेन्काइमा, स्टोरेज पेरेन्काइमा, स्टोरेज पेरेन्काइमा, वाटर स्टोरिंग पेरेन्काइमा और एरेन्काइमा। जो चीज वो स्टोर कर रहे हैं वही उसका नाम हो गया। गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. तो यहाँ इसके साथ खत्म हो गया आपका पेरेन्काइमा पार्ट। आपने जब ये पढ़ लिया तो कि कौन सा पेरेन्काइमा क्या स्टोर करता है, उसकी क्या लोकेशन है, उसका क्या फंक्शन है, इसके साथ पेरेन्काइमा पार्ट इज ओवर। ठीक है बच्चे, चलिए अभी आगे कोलेनकाइमा समझे। अब कोलेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, मतलब सेल्स ऐसे नहीं है, सेल्स ऐसे हैं, ऐसे Yes. इलोंगेटेड सेल्स, लंबे लंबे सेल्स विद इरेगुलरली थिकेंड वॉल्स। यही इसकी पहचान है कि सेल की वॉल कहीं से मोटी कहीं से पतली, मतलब कहीं आप उसकी लेयर देखोगे तो इस तरीके से कि डेंस है, और कहीं बिल्कुल थिन है, कहीं डेंस हो गई है उसकी वॉल ऐसे, कहीं थिन है। तो जहां जितनी स्पेस मिली वहीं उतना ही बड़ा हो गया वो। तो यही इसकी पहचान है बेटा। और अगर आपने कोलन कायमा लिखा है और इरेगुलरली थिकन वॉल्स नहीं लिखा है, इसका मतलब आपको पूरा स्ट्रक्चर याद नहीं है। और वो जो एक्स्ट्रा इरेगुलरली थिकनिंग होती है वो किस वजह से होती है? एक्स्ट्रा सेल्यूलस इकट्ठा हो जाता है। तो अगर ये सेल था पेरेन्काइमेटिक सेल जो कि आइसोडेमेट्रिक था, सब तरफ से बराबरी से बड़ा हुआ, अब यहाँ पर कहीं भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेल्यूलस हो गया, है ना, इस तरीके से, कहीं थोड़ा कम है, कहीं फिर थोड़ा ज्यादा, है ना, कहीं इस तरीके से। Yes, ma'am. तो यही यही इसकी पहचान है कि इस तरीके से। और ये जो इकट्ठा हुआ है एक्स्ट्रा, ये क्या है? ये सेल्यूलोज ही है। लेकिन इसके सेल की पहचान ही क्या है? इरेगुलरली थिकेंड थिंग्स, वॉल्स। ठीक है। Yes, ma'am. दी इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। क्यों? क्योंकि जितनी स्पेसेस अवेलेबल थी वहां तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर्स इकट्ठा हो गया ना, तो स्पेसेस दिख ही नहीं रही है। कहीं दिख रही है स्पेसेस? ये सब सेल्यूलोज से कवर्ड है जगह। ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है आपको, ग्रे पार्ट, ये सब जगह सेल्यूलोज है इसके मैम, अंदर। और देखो इसमें आपको सेल्स भी ऐसे नहीं लग रहे कि कुछ सेल्स ऐसे होने की जगह थोड़ा लंबे हो गए हैं ऐसे, यस। है ना। तो इलोंगेटेड सेल्स है और उनकी थिकनिंग हो रखी है एक्स्ट्रा सेल्यूलोज से, और इसीलिए सारी स्पेसेस जो है वो बीच की इंटरसेल्युलर स्पेसेस गायब है। राइट और नॉट एवरीवन? मैम, Ma'am. हाँ जी। मैम, बट इट इज द टाइप ऑफ अ परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यूज में तो स्पेस होती है इंटरसेल्युलर। तो वही तो उसने एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस ने ऑक्यूपाई कर ली ना।
तो इसीलिए इंटरसेल्युलर स्पेसेस गायब हो गई। गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. और ऐसे भी कि हमने सेल वॉल पढ़ी थी ना, थिक या थिन कुछ भी हो सकती है, तो Yes. यहाँ पर वो थिक वाला पार्ट आ गया। अब दिस सेल्स आर यूजुअली लिविंग सेल्स हैं ये भी, और इनकी प्राइमरी सेल जो है, दे हैव ओनली अ प्राइमरी सेल मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। तो सिर्फ एक वॉल जो है वो सेलुलोस और पेक्टिन से बनी है। तो आप बस ये याद रखोगे कि इसकी सेल वॉल जो है सेलुलोस और पेक्टिन से बनी है। थिकनेस ऑफ द सेल वॉल इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैकेनिकल स्ट्रेस अपॉन द प्लांट। फॉर एग्जांपल, सेल वॉल्स ऑफ कोलेनकाइमा in wind exposed plants are 40 to 100% thicker as compared to the plants inhabiting in the areas where there is less wind। मतलब कहने का ये है कि दिल्ली के जो प्लांट्स हैं और कोस्टल एरियाज के जो प्लांट्स हैं, उन दोनों में कोलेनकाइमा के स्ट्रक्चर का फर्क होगा। वहां के जो प्लांट्स हैं उनमें जो कोलेनकाइमा है वो बहुत ठीक होगा। थिक है, क्योंकि उसे ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है वहां पर, इन कंपैरिजन टू द एरियाज विच आर लेस विंडी। गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. तो Yes. एक्चुअली प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, है ना। अगर आपका सेल स्ट्रांग है अंदर से, तो विंड आएगी भी तो वो टूटेगा नहीं, है ना बच्चे? Yes, ma'am. ओके, चले अभी आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ें कोलन कायमा का। फंक्शंस क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, स्पेसिफिकली इन ग्रोइंग स्टेम्स एंड लीव्स, राइट। समटाइम्स कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कुछ कोलेनकाइमेटस सेल्स में भी जो इरेगुलरली थिकेंड है, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, which then manufactures sugars and starch। तो कुछ ऐसे कोलेनकाइमा, मतलब हमने जनरली तो पढ़ा कि पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट स्टोर होता है, राइट, क्लोरोफिल होता है, लेकिन कुछ कोलेनकाइमा में भी स्टोर हो सकता है, राइट और नॉट? आ गई बात समझ में? नाउ देर आर अगेन 3 टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा। अब ये जो है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एंगुलर कोलेनकाइमा, लेमुलर कोलेनकाइमा और लेक्यूनर कोलेनकाइमा, ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। तो बोलो एक बार, अगर मैम ने, किसी की भी मैम ने नाम भी बताया है इसका, तो फिर मैं बताती हूँ, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। We have क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं है। नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है ये। हाँ मैम। चलो मैं सिर्फ ये बता देती हूँ कि इनसे बनता क्या क्या है, बस इतना। क्योंकि मेनली स्ट्रक्चर सेम ही है, हेमीसेलुलोस और पेक्टिन से बने हैं, हेमीसेलुलोस और पेक्टिन से बने हैं, हेमीसेलुलोस और पेक्टिन से बने हैं, है ना। तो yes. यहाँ पर नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं, यहाँ पर नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं, है ना। और कहाँ गया? मैम फर्स्ट लाइन सेकंड लास्ट। स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, बहुत कहीं लीस्ट। तो मेनली सब कुछ सेम ही है स्ट्रक्चर उनका, लेकिन फर्क क्या है फिर? ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज फाउंड इन स्टेम यूजुअली बिलो एपिडर्मिस, फॉर्मिंग अ रीजन नोन एज हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे एक लेयर बन रही होती है हाइपोडर्मिस की, जो कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी दे रही होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? लेमेलर। ये जहां पर पेटियोल ऑफ लीफ है, जैसे ये स्टेम है, ये लीफ है, तो लीफ से एक छोटी सी स्टॉक जुड़ी होती है ना, इसे पेटियोल कहते हैं। अब इसे भी तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हवा से लीफ हिलेगी तो टूट नहीं जाए यहाँ से। गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पे भी क्या है, इस पेटियोल में भी क्या है? कोलन कायमा है। कौन से? लेमिलर कोलन कायमा, राइट। और लेक्यूनर कहाँ है? इट इज प्रेजेंट यूजुअली इन दी फ्रूट वॉल्स। जो फ्रूट की वॉल्स हैं, जिन्होंने धीरे धीरे फ्रूट के साइज के साथ बड़े हो जाना है, उनमें लेक्यूलर कोलन कायमा। आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, चलो अभी बता दिया ये क्या है। आप लोग देखो, अगर याद करना है तो याद करो, नहीं तो स्किप कर दो। Now, collenchyma cells are very conspicuous under the microscope because of the higher refractive index of their thickened cell wall. तो they can be very clearly seen, very densely seen under the microscope, क्योंकि उनकी सेल वॉल बहुत थिकेंड है। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? Yes. चलो अब देखो, ये थिन वॉल्ड, ये
एक्स्ट्रा थिकनिंग के साथ। It is found in almost all parts of the plant body, all parts of the plant body. It is found mostly in the aerial parts of the plant. ऊपर से ही तो विंड के लिए रेजिस्टेंट बनना है ना? It Yes, helps in assimilation and storage. Mainly इसका function storage और assimilation है. Storage of food, storage of water, storage of एयर, कुछ भी हो सकता है स्टोरेज। इसका काम है मैकेनिकल टिश्यू बनाना, मतलब वो जो यंग स्टेम्स हैं वो भी टूटे नहीं, या फिर जो प्लांट्स हैं विंडी एरियाज में वो भी टूटे नहीं, उसके लिए। Ma'am, what is assimilation? बेटा जैसे फूड का एसिमिलेशन होता है कि कोई फूड स्टोर हुआ और वहीं से ही कंज्यूम हुआ ना, एनर्जी बनी उसकी, तो फूड से जब आप एनर्जी बनाते हो तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। Okay, ma'am. अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट पार्ट विच इज स्क्लेरेनकाइमा। दिस इज द पार्ट जिस विच इज डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी तक उसमें आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा, वो लिविंग था, यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं है, तो ये क्या हुआ? डेड that's पार्ट। जैसे Ma'am, आप सबने कोकोनट के ऊपर का हस्क देखा है, yes, ma'am. प्लांट का टिश्यू ही तो है लेकिन डेड है, तो वो क्या दे रहा है प्लांट को? एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दे रहा है ना सीड को, है उसका ना, सेल प्रोटेक्शन, काम कर रहा है ना। और ये सेल्यूलोज से भी नहीं बना, ये किससे बना है? लिग्निन से। है। डेड सेल्स है, डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म, अब ये सेल्यूलोज से नहीं बने हैं, लिग्निन से बने हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ sclerenchymatous सेल वॉल्स, इस सेल कैविटी बिकम्स ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो सेल के जो अंदर की जगह है ना, बाहर इतनी थिकनिंग हो गई है कि ये ऑलमोस्ट गायब ही हो गया है, सिकुड़ गया है ये पार्ट अंदर से। A visible middle lamella is present between the two sclerenchymatous cells. Clearly आपको दोनों के बीच में, sclerenchymatous दो सेल्स के बीच में आपको एक मिडल लेमेला दिखाई देगी। देखें एक बार स्ट्रक्चर में, देखो बच्चे, तो देखो ये अंदर का जो पार्ट है ये कैसे वॉल्स को छोड़कर अंदर की तरफ जो वो पार्ट है वो कैसे स्क्वीज इन कर गया ना अंदर वॉल्स छोड़कर। Yes, समझ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो Yes. लेयर दिख रही है थिक सी, ये मिडल लेमेला दिख रही है आपको, ये मिडल लेमेला है जो मैंने रेड में बनाई है, और उसकी जो कैविटी है वो श्रिंक हो गई है, सेल की अंदर की तरफ चली गई है उसकी कैविटी। गॉट इट ma'am. और नॉट? Yes, ma'am. Ma'am, is this part the lamella or the मिडल लेमेला इज दिस थिक लेयर, so ma'am दिस this black layer is not the middle lamella. दी दिस वन, Yes, ma'am. ये दिस इज द श्रंकन साइटोप्लाज्म, बेटा वो श्रंकन सेल कैविटी। Okay, ma'am. ठीक है बेटा। तो Yes. हमने क्या देखा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है? लिग्निफाइड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म है ही नहीं, जिसकी वजह से अंदर का कैविटी इज श्रंक। राइट एवरीवन और नॉट? Yes, ma'am. है ना। अभी sclerenchymatous cell is found in the stem around the vascular bundle, roots and veins of leaves, hard covering of seeds and nuts. Yes, ma'am. चलें अभी आगे बच्चे, बस अभी आज के लिए इतना ही। आपको क्या पढ़ना है? यहाँ तक का पाठ, ये डिफरेंशिएशन यहाँ तक का। टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स और स्क्लेरीड्स, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आज हमने यहाँ तक पार्ट फिनिश कर दिया, तो अब आपको मुझे सारे नोट्स भी सबमिट करने हैं।
राइट? राइट, 9th क्लास और नॉट? Yes, ma'am. एक मिनट, मैं क्लास कंक्लूजन जरा ग्रुप में पोस्ट कर दूं, 1 मिनट रुको। मैम मैम बोलो बच्चे। आप प्लीज इस बुक का पीडीएफ सेंड कर सकते हो? हाँ, स्क्रीनशॉट्स कर सकती हूँ, कर दूंगी बेटा। मैम आपने होमवर्क नहीं दिया खाना करने का। दे दूंगी बच्चे आज। राइट एवरीवन, तो वी आर कंक्लूडिंग द क्लास। आज हमने क्लास में स्क्लेरेनकाइमा तक डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा अभी डिस्कस नहीं किया है, तो वहां तक के नोट्स आपको कंप्लीट करके देने हैं मुझे। और चैप्टर को होमवर्क में लखमीर सिंह से रीड करना है, एंड यू विल फाइंड आउट, लाइक टेक अ नोट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव मिस्ड इंक्लूडिंग इन द क्लास टुडे. Okay, ma'am. So, reading each and every line, even the smallest piece of information that is not covered here, वो कुछ भी हो सकती है, कौन सा प्लांट, कौन सा पार्ट क्या स्टोर कर रहा है, every type of information that is there in Lakshmir Singh up till Sclerenchyma, you have to cover that up in your notes and submit by tomorrow. So classwork में we have completed the discussion over Sclerenchyma part, और वहां तक के notes लक्ष्मीर सिंह से बनाना is your homework, right everyone? Yes, ma'am. चलो, बाय बाय बच्चा लोग। बाय Bye, मैम, ma'am. थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. मैम आप See you प्लीज इसके tomorrow. स्क्रीनशॉट्स भेज देना। पक्का, अभी।